Question number 16, page number 248, ledger posting. Record the following transaction in 3-columnar cash book of Mohan. Post them in necessary accounts. Find out the balances of each account and show the amount and type of balances. अब यहाँ पर हमें 3-columnar कैश बुक बनाना है. 3-columnar कैश बुक आपने ऑलरेडी बना दिया है. 2016 अगस्त 1 मैं यहाँ पर सिर्फ लेजर बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है. कैश बुक बनाऊँगा तो सब नहीं आएगा. मैंने सिर्फ डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखा है, आपको हर एक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखना है. और मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, आप डेट का कॉलम भी बनाओगे. चलो, अगस्त 1 ओपनिंग कैश बैलेंस 24,000 एंड बैंक बैलेंस 20,000. अब ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, उसका कभी भी कोई पोस्टिंग नहीं होता है. सो बैलेंस का पोस्टिंग नहीं होगा. ये ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कैश बुक के डेबिट साइड लिखेंगे. सेकेंड इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. ये कॉन्ट्रा एंट्री है और जब आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो अपने आप में वो एक पोस्टिंग होती है. ठीक है. सो कॉन्ट्रा एंट्री के भी पोस्टिंग नहीं होगी जब हम कैश बुक में से पोस्टिंग करेंगे. गुड्स ऑफ ₹20,000 आर सोल्ड टू सुरेश भाई फॉर विच वी रिसीव्ड कैश 8,000 एंड फॉर द बैलेंस we received a check which is deposited in the bank. सुरेश भाई को 20,000 के गुड सेल किए जिसमें से 8,000 रुपीज़ कैश मिला है. सो कैश बुक के रिसिप्ट साइड ये आपने किया है. कैश कॉलम में 8,000 लिखा है और बैंक कॉलम में 12,000. सो कैश बुक में डेबिट किया है तो हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट बनाएंगे और सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 8,000 एंड बाय बैंक अकाउंट 12,000. कहीं पर भी अगर आप अटक गए, कोई प्रॉब्लम हो गई तो जर्नल एंट्री की हेल्प ले सकते हो. कैश आ रहा है सो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. ये 8,000 की मैं अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ. 8,000 और चेक आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो इन दोनों का पोस्टिंग करेंगे. सो क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड 8,000, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 8,000. तो सेल्स अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड 8,000 लिखा और सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट. और सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 12,000 वो लिखा है आपने. सामने क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. सो कहीं पर भी आप अटके तो जर्नल एंट्री की हेल्प ले लेना. ये सेल की एंट्री हो गई. नेक्स्ट, पेड शॉप रेंट 1,500 बाय चेक एंड सैलरी 2,500 इन कैश. अब शॉप रेंट और सैलरी पे की है. सो कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड आपने एंट्री किया होगा. तो यहाँ पर हम अकाउंट बनाएंगे, एक शॉप रेंट अकाउंट, शॉप रेंट अकाउंट और दूसरा बनाएंगे सैलरी अकाउंट. नाउ शॉप रेंट कैसे पे किया है, चेक से. सो वहाँ पर पेमेंट किया है तो क्रेडिट किया होगा, यहाँ पर डेबिट करेंगे 1,500 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक दिया है. सैलरी आपने पेमेंट साइड लिखा है कैश बुक के और पेमेंट साइड कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, कैश में, यानी कैश पे किया है. सो सैलरी के सामने हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2,500.
ठीक है, ये समझो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको कैश बुक के इफेक्ट्स बता रहा हूँ और साथ में हम यहाँ लेजर पोस्टिंग भी करते जा रहे हैं। गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,700 आर परचेस्ड फ्रॉम दिनेश भाई फॉर विच पेड 700 इन कैश। अब ये तो पूरा का पूरा परचेज तो कैश में नहीं हुआ है, दिनेश भाई से गुड्स परचेज किए हैं। सो एंट्री क्या होगी, दिनेश भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश भाई अकाउंट 8,700 का परचेज किया है, ठीक है, एंड देन दिनेश भाई को कैश पे किया है, कितना, दिनेश भाई अकाउंट डेबिट 700 टू कैश अकाउंट 700। अब इन दोनों का हम पोस्टिंग करेंगे। वैसे तो कैश बुक आपने बनाया है, सो कैश बुक में क्रेडिट साइड आपने 700 लिखा है, लेकिन हम इसका पोस्टिंग करेंगे अभी, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश भाई अकाउंट, सो एक हमें परचेज अकाउंट बनाना होगा और दिनेश भाई अकाउंट बनाना होगा। सो ये रहा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और ये दिनेश भाई अकाउंट। नाउ परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 8,700 और दिनेश भाई में क्रेडिट साइड 8,700। सो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 8,700, दिनेश भाई अकाउंट में क्रेडिट साइड 8,700। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू दिनेश भाई अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अब दिनेश भाई को 700 कैश पे किया है, सो एंट्री क्या होगी, दिनेश भाई अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 700, ये रहा 700, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे पेमेंट साइड बाय दिनेश भाई अकाउंट 700, जो ऑलरेडी आपने कैश बुक में लिख दिया है, ठीक है ना। 700 की पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, दिनेश भाई में डेबिट साइड 700, ये रहा दिनेश भाई अकाउंट डेबिट 700, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 700, सो कैश बुक में क्रेडिट साइड 700 लिखा है, दिनेश भाई में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय दिनेश भाई अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप परचेज की एंट्री नहीं करोगे ना, तो दिनेश भाई का अकाउंट टैली नहीं होगा आपका, और परचेज का कोई अमाउंट ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने पूरी परचेज कैश पर नहीं की है, पार्शियल परचेज की है। 8,700 की परचेज में से सिर्फ 700 कैश पे किया है। सो आगे जाकर बोलेंगे दिनेश भाई का अकाउंट सेटल्ड कर दिया। अब आपको पहले तो परचेज पता होना चाहिए कि दिनेश भाई से 8,700 का परचेज किया था, 700 उसी टाइम पर कैश दिया था। अब 8,700 के गुड्स परचेज कर रहे हैं हम किसी पार्टी से, 700 कैश दे दिया, इट मीन्स उसका बाकी कितना होगा, 8,000 बाकी होगा। आगे जाकर एंट्री दे देंगे कि 7,600 रुपीज़ पे किया और फुल्ली सेटल्ड कर दिया उसका अकाउंट। तो अब 8,000 बाकी है और 7,600 पेमेंट दे रहे हैं फुल्ली सेटलमेंट में, तो पहले पता कैसे चलेगा 8,000 बाकी है, तो जब तक परचेज की एंट्री नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो इसलिए ये परचेज की एंट्री करवाई मैंने, ओके, नहीं तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, बट यहाँ पर परचेज किया है इसलिए परचेज की एंट्री रिकॉर्ड की हमने। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1870 एंड टेलीफोन बिल ऑफ 530 बाय चेक, दोनों ही चेक से पे किए हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट एंड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, दोनों ही कैसे पे किए हैं, चेक से। सो डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे, कितना है इलेक्ट्रिसिटी 1870, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। टेलीफोन बिल 530, यहाँ पर भी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, वो भी आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है।
अगर यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई जर्नल एंट्री कर लो। जर्नल एंट्री में क्या करोगे, तो जर्नल एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1870 टू बैंक अकाउंट 1870। नाउ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे 1870, तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड 1870। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 1870, वो आपने कैश बुक में लिखा है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 1870। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक और वहाँ पर लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बाय इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹9,000 आर सोल्ड टू कांजी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर विच रिसीव्ड 1900 इन कैश। अब यहाँ पर कांजी से कैश रिसीव्ड हुई है, आपने उसकी एंट्री की होगी, लेकिन आगे जाकर कांजी का अकाउंट सेटल करवाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो पहले कांजी की सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। सो कांजी की सेल की एंट्री करनी है, सो यहाँ पर पहले मुझे ये बताओ कि कांजी को गुड सेल किए हैं, कितने के गुड सेल किए? 9,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट 8,100, ठीक है। सो एंट्री होगी कांजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,100, और फिर कांजी पैसा दे रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कांजी अकाउंट 1,900। अब इन दोनों की पोस्टिंग करेंगे, तो एक हमें बनाना होगा कांजी अकाउंट, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी है हमारे पास, ये रहा कांजी अकाउंट। सो कांजी अकाउंट डेबिट 8,100, कांजी अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 8,100, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,100। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में बाय कांजी अकाउंट। हो गई पोस्टिंग। अब कांजी 1,900 कैश दे रहा है, सो कैश बुक में रिसिप्ट साइड 1,900 लिखा है, सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 1,900, कांजी अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,900। यहाँ पर लिखेंगे टू नहीं आता है, बाय कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे टू कांजी अकाउंट। लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया कांजी का अकाउंट, और ये सेल्स की एंट्री हो गई। नेक्स्ट, जयंती भाई हैज़ पेड 4,800 फॉर हिज ड्यूज ऑफ 5,000 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। अब ये कोई पर्सन है जयंती भाई, इससे हमें 5,000 रुपीज़ लेने थे और उसने कितना दे दिया है? 4,800। कहाँ लिखा है आपने 4,800? कैश में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, तो यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा जयंती भाई अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 4,800 बाय डिस्काउंट अकाउंट 200। ये आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें बैलेंस निकालने के लिए कहा गया है, तो बैलेंस निकालेंगे तो इसका तो डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, बट इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि हमें 5,000 लेने थे, प्रीवियस मंथ के होंगे, 2-3 महीने पहले परचेस करके क्या होगा। सो अगर 2-3 महीने परचेस करके क्या होगा तो उसका पेमेंट बाकी होगा, और बाकी होगा ना तो ये सेटल्ड करके क्या, तो यहाँ पर हमें टू बैलेंस BD लिखना होगा 5,000, ताकि ये अकाउंट यहाँ पर सेटल्ड हो जाए। ये नहीं दिया हुआ है बुक में कहीं पर भी, लेकिन ये समझो एक हिडन एडजस्टमेंट है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला आकर 5,000 रुपया देकर पूरा करके क्या अकाउंट 0-0 मीन्स उसका बैलेंस 0 होना चाहिए, बैलेंस CD में कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। तो बैलेंस CD में कब कुछ भी नहीं निकलेगा? जब इसका अकाउंट सेटल्ड होगा, और सेटल्ड होगा तो उतना ही डेबिट होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 7 + 7 कितना होगा, तो आप आंसर करोगे 14,
ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को भी दिखाई दे। ठीक है, कवर हो रहा है। 7 + 7 14 हो रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि 7 - 7 कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 0। अब मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि सामने वाला 15 रुपीज़ देकर गया है और अकाउंट 0 करके गया है, तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट मिसिंग फिगर है, ये वैल्यू मुझे बताओ। तो यहाँ पर -15, 15 प्लस ऊपर है, नीचे टोटल 0 है, इट मीन्स बीच में जो मिसिंग फिगर है वो कौन सी है, -15। तो यहाँ पर भी अकाउंट सेटल्ड हुआ है। क्रेडिट साइड पैसा आया है तो डेबिट साइड उतना बैलेंस होगा उसका बाकी। ठीक है, सो ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, आपने अपने आप फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, गेव अ चेक ऑफ ₹7,600 टू दिनेश भाई एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। देखो, मैंने आपको बताया था कि दिनेश भाई को आगे जाकर बोलेंगे 7,600 का चेक दिया, उसका अकाउंट सेटल कर दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा दिनेश भाई का बाकी कितना है। तो आपने परचेज की एंट्री की 8,700, 700 दे दिया था, तो दिनेश भाई का बाकी कितना है 8,000, और अब हम कितना अमाउंट देकर अकाउंट सेटल करें 7,600। सो 7,600 पेमेंट किया है दिनेश भाई को। कहाँ लिखा है आपने, कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड। कैसे क्रेडिट साइड, पेमेंट जा रहा है तो एक तो 7,600 लिखा होगा बैंक कॉलम में, और 400 लिखा होगा आपने डिस्काउंट। तो अब दिनेश भाई के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 7,600, सामने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और 400 में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, और ये अकाउंट इसका टैली हो जाएगा 8,700। सेटल्ड हो गया ये अकाउंट। हो किसी का भी अगर लिखा हुआ है कि फुल्ली सेटलमेंट हो गया तो उसका हमको BFCF या पूरा वो आगे का BFCF होगा ही नहीं ना, क्योंकि अकाउंट सेटल्ड हो गया ना उसका। अगर अकाउंट सेटल्ड है तो नहीं होगा, लेकिन अकाउंट सेटल्ड हुआ कैसे, सबसे बड़ी बात वो है। तो आपने 700 की एंट्री की होगी, आपने 7,600 की होगी, 400 की होगी, बट परचेज की एंट्री नहीं करोगे तो उसका BFCF कैसे निकलेगा। ये तीनों पेमेंट हो गए, दिनेश भाई का पैसा आ गया है, सॉरी दिनेश भाई को हमने पैसा पे कर दिया है, लेकिन जब हम परचेज की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसका अकाउंट 0 नहीं होगा, ऐसा दिखाएगा खाली हमने दिनेश भाई को पैसा पे किया है। सो परचेज की एंट्री करोगे। और कोई भी जब आपको बोल कर जाता है ना कि मेरा अकाउंट सेटल्ड हो गया, तो उसका बैलेंस शीट नहीं निकलता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलता। आज अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है और मैं उससे 15,000 फीस चार्ज कर रहा हूँ 3 इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा तो मैं बोल सकता हूँ बाकी आपके 10,000 रहे। लेकिन इसके सामने एक ऑप्शन है कि पूरे साल की एक साथ किसी ने दे दी, अगर बॉय है तो 14,000 है, तो 14,000 पेमेंट दे गया उसके पेरेंट, और उन्होंने बोला अब हमारा अकाउंट सेटल्ड हो गया। अब सबके अकाउंट में तो 15 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 14 आ गया, तो 1,000 रुपीज़ जब तक मैं डिस्काउंट नहीं लिखूँगा तब तक अकाउंट सेटल्ड नहीं होगा। तो अकाउंट सेटल्ड करने के लिए 1,000 की एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अकाउंट सेटल्ड नहीं हो रहा है। सो सेम है यहाँ पर, जब तक परचेज़ की एंट्री नहीं करेंगे तब तक अकाउंट सेटल्ड होगा ही नहीं, अकाउंट में से बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। पेड 1,800 in cash from business for gift on Sheetal's marriage function। ड्राइंग्स हैं ये, ठीक है। सो पेमेंट साइड आपने लिखा है बाय ड्राइंग्स अकाउंट। सो यहाँ पर हम लिखें ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट 1,800 है ना, 1,800 डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड 1,800 रुपीज़ लिखेंगे और अमाउंट आ जाएगा टू कैश अकाउंट। 20 गुड्स ऑफ ₹11,000 आर सोल्ड टू पंड्या ब्रदर्स एंड ही हैज़ पेड द फुल अमाउंट एट 2% कैश डिस्काउंट। अब अगर पूरा का पूरा अमाउंट आ रहा है ना, तो फिर सेल की एंट्री आप सीधी कर लेना, पंड्या ब्रदर्स का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि अकाउंट किसका बनाते हैं, जिसका पैसा बाकी हो। ये तो पूरा पैसा दे गया है, फुल सेटलमेंट कर दिया। सो 11,000 का पहले 2% निकालेंगे, होगा 220, 10,780। तो आपने रिसिप्ट साइड लिखा होगा 220 डिस्काउंट कॉलम में और 10,780 कैश कॉलम में। सो ये सेल्स हुआ है। कैश अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री करने जाऊं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,780, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 220 सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 11,000। ठीक है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 10,780। देखो आपने लिखा है कैश बुक में डेबिट साइड 10,780 कैश कॉलम में। डिस्काउंट अकाउंट में लिखेंगे 220, तो आपने कैश बुक में डिस्काउंट अकाउंट में 220 लिखा है। सेल्स में क्रेडिट करेंगे 11,000, बट 11,000 एक साथ क्रेडिट नहीं करेंगे, 10,780 अलग और 220 अलग, ऐसे दो टुकड़ों में करेंगे क्रेडिट। टोटल 11,000 किया है बट अलग अलग। 10,780 के सामने लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट 220। मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी आप अटके, जर्नल एंट्री आपको हेल्प करेगी। Received a check of rupees 6,000 from Kanji in full settlement against his dues of 6,200। कांजी से देखो 6,200 ही लेने हैं ना हमें। 8,100 का सेल किया है, 1,900 उसने दे दिया था उसी वक्त, और बाकी हमें 6,200 लेना है। देखो कांजी, अब हम पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पोस्टिंग करते क्यों हैं। तो ये जो अलग अलग एंट्रीज होंगी ना कांजी की, कांजी महीने में 4 बार आया होगा, 2 बार माल ले गया, 2 बार पैसा दे गया। सो जर्नल एंट्री भी करोगे तो अलग अलग डेट में आएगी, या चाहे कैश बुक भी बनाओ तो अलग अलग डेट में होगा। तो वहाँ से आप कांजी की सारी एंट्रीज एक जगह लिख रहे हो। सेल की एंट्री कांजी के अकाउंट में आ गई, पैसा दे गया वो भी आ गई। अब जब कांजी आएगा ना कि मेरा कितना पैसा बाकी है, तो हमें सारा अकाउंट नहीं देखना है। सारा अकाउंट देखेंगे उस टाइम पर भीड़ हुई हमारी शॉप पर तो, या हम बिज़ी हुए तो, और कोई एंट्री रह गई तो। यहाँ पर हमें सिर्फ कांजी का अकाउंट निकालना है। कांजी के अकाउंट में हम उसे बताएंगे कि भाई ये तेरा अकाउंट है, 8,100 का सेल किया था हमने, 1,900 तू कैश देकर गया है। सो पोस्टिंग करते क्यों हैं कि कांजी महीने में 10 बार आया होगा ना, 5 बार माल ले गया, 5 बार पैसा दे गया, उसकी 10 के 10 एंट्रीज उसके अकाउंट में आ जाएंगी। तो अब हमें सब कुछ नहीं देखना है, अब सिर्फ कांजी का अकाउंट देखना है। और ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी कस्टमर के सामने अपने सारे अकाउंट्स नहीं खोले जाते। क्यों? क्योंकि प्राइस वेरी करता है ना। क्या कहते हैं इसे, अलग अलग एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पर बेचते हैं, तो एक टर्म है, इसका नेम है, जो मैंने बताया था कि एक ही डॉक्टर अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस चार्ज करता है। क्या कहते हैं इसको, याद आ रहा है टर्म? डिस्काउंट देते हैं? नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं ना। आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी पेशेंट से 200 लेगा, नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। दूसरे का बीपी चेक किया होगा ना तो 250 ले लेगा। देखो एक ही पेशेंट को एक जितना टाइम दे रहा है, उसकी टाइम की फ़ीस है, तो फीस तो सेम होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग होता है। सेम टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, मैं 1 आवर 11th वालों को पढ़ाता हूँ तो फीस अलग है, और 1 आवर 12th वालों को पढ़ाता हूँ तो फीस अलग है। बट मेरा टाइम तो 1 आवर ही जा रहा है ना, कोई एक्स्ट्रा टाइम तो उनको दे नहीं रहा हूँ। दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग फीस चार्ज हो रही। सो जब तक आप सारी की सारी एंट्रीज एक जगह नहीं लिखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कांजी से कितना लेना है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कांजी 5 बार सेल गुड्स लेकर गया, 5 बार थोड़े थोड़े कैश देकर गया, अब हमारा इतना बाकी है। और जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या है, वो कांजी से लेना है, उतना अमाउंट है, बाकी अमाउंट है। ठीक है। सो पोस्टिंग क्यों करते हैं, क्लियर हुआ? अब ये आपकी लेजर पोस्टिंग है ना, फर्स्ट चैप्टर में आती है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका होगा ना, वहाँ पर है जर्नल एंट्री, कैश बुक, पोस्टिंग करो।
अब फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझाने बैठता कि देखो ऐसा लेजर होता है, उसमें ऐसे डेबिट होता है, ऐसे क्रेडिट होता है, समझ में आएगा नहीं। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, और जो करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने पूरा नहीं करवाया, फ्यू पॉइंट्स छोड़ दिए, बट वो पॉइंट्स ऐसे थे ना कि जब आगे जाकर आप चैप्टर करोगे ना तभी समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। सो वहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत थी उतना हमने ले लिया, और बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसा वैसा सीखते गए। अब वहाँ पर लिखा हुआ है लेजर फोलियो नंबर, जर्नल फोलियो नंबर। अब आपको लेजर ही पता नहीं क्या होता है, आपको जर्नल पता नहीं क्या होता है, तो मैं इसका पेज, लेजर फोलियो नंबर का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर, एंड जर्नल फोलियो नंबर का मतलब होता है जर्नल का पेज नंबर। अब आपको यही पता नहीं लेजर होता क्या है, बोलते किसको हैं, तो मैं उसका पेज नंबर क्या एक्सप्लेन करूं। अब आपको पता चल गया, ठीक है। चलो सो एंट्री करते हैं कि कांजी को पेमेंट किया है। सो आपने क्या लिखा है, कैश बुक में पेमेंट साइड 6000 लिखा है बैंक के कॉलम में, और 200 लिखा है डिस्काउंट में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 एंड 200। सो 6000 के सामने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे टू, सॉरी रिसीव्ड किया है, हाँ डेबिट में लिखा है, वहाँ पर आपने डेबिट साइड लिखा है ना कैश बुक में। बाय बैंक अकाउंट अमाउंट है 6000 एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट 200। अब कांजी ने अकाउंट सेटल कर दिया, सो 8100, और यहाँ पर भी 8100 हो रहा है, तो ये अकाउंट सेटल्ड हो गया कांजी का। अब आप सेल की एंट्री नहीं करोगे तो अकाउंट सेटल नहीं होगा कांजी का, बैलेंस निकल जाएगा वहाँ पर, हाँ तो बैलेंस निकल रहा होगा आपका, जबकि इसका अकाउंट तो सेटल हो चुका है। नॉर्मली अगर हम कोई जॉब करते हैं तब कमीशन मिले तो समझ में आता है, पर अगर हम बिजनेस के ओनर हैं तो उस वक्त हमारी कमीशन क्या होता है? देखो अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी मिलता है या कमीशन मिलती है, लेकिन अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है ना। कमीशन नहीं कहेंगे, उसे प्रॉफिट कहेंगे। देखो आप थियोरी चैप्टर्स में सीख कर आए हो पैसा कमाने के 3 वेज। पहला बिजनेस, उसमें से जो इनकम होती है उसे प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा जॉब कर सकते हो, जॉब के सामने सैलरी, और तीसरा प्रोफेशन, प्रोफेशन के सामने फीस मिलती है। सो अगर कोई ब्रोकर है, समझो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे फ़ीस मिल रही है, डॉक्टर है उसे फ़ीस मिल रही है। अब कोई ब्रोकर है, कमीशन एजेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी का ब्रोकर है या कपड़े का ब्रोकर है, उन्हें कमीशन मिलती है। तो वो कमीशन क्या है, वो उनकी फ़ीस है ना, और क्या है उनके लिए। आज एक प्रॉपर्टी का ब्रोकर है जिसके पास आप गए, उसे आपने कहा कि मुझे एक शॉप चाहिए या मुझे एक फ्लैट चाहिए, उसने आपको 2-3 फ्लैट दिखाए, आपका डील करवाया और उसने आपसे 10,000 रुपीज़ चार्ज किए। सो आप बोल सकते हो ये उसकी ब्रोकरेज है, दलाली है, कमीशन है, बट ओवरऑल हुई तो उसकी फ़ीस ना, उसके सामने जो उसने काम किया उसको जो मिल रहा है दैट इज़ फीस। सो वो फीस है। अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होता है उसमें। अपने बिजनेस में हम एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में परचेज करते हैं और 120 रुपीज़ में बेचते हैं, सो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाए कि बिजनेस है, पर लास्ट सेंट्री हमारी कमीशन के, तो कमीशन किस बेसिस पे कहाँ से आया और कमीशन देखते हैं, वो भी देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हो गया पहले कांजी का। लास्ट 24, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1600 फॉर कमीशन विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो कमीशन का अकाउंट बनाएंगे, सो एक कमीशन अकाउंट बना देता हूँ मैं यहाँ पर, कमीशन अकाउंट। अब रिसीव्ड हुआ है तो आपने कौन सी साइड लिखा है, रिसीव्ड साइड, डेबिट साइड, कितना अमाउंट 1600, और चेक से मिला है तो कौन से कॉलम में लिखा है, बैंक में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट।
अमाउंट 1600। ठीक है, अब देखो हम ये जो एंट्रीज कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये एक बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस है तो बिज़नेस में कमीशन कहाँ से आ गया? सो बिज़नेस में भी कमीशन मिलता है और कमीशन देना भी पड़ता है। कैसे? समझो मैं एक घर बनवा रहा हूँ, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करवाया मैंने। सो कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ी और रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए। अब ये तो मैंने ले लिए, एक कोई भी मार्केट में देखा सीमेंट बेचने वाला कौन है। अब मैंने उसे कहा कि मुझे आयरन चाहिए, लोहे की जो रॉड्स होती है ना, जो दावा भरने के लिए काम में आती हैं। तो उसने कहा मैं तो नहीं बेचता हूँ, उसका अलग सेलर है, लेकिन मैं उसका नंबर देता हूँ, ये लो नंबर, आप जाओ उसके पास। अब इसने क्या किया, इसके पास तो 5, 7, 10 जने होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक का ही नंबर देगा और उसे फ़ोन कर देगा कि देखो मैंने अमर को आपका नंबर दिया है, आपके पास आ रहा है रॉड्स लेने के लिए, जितना भी माल लेगा मेरा 5% कमीशन रखना। अब सामने वाले को भी कस्टमर चाहिए ना, कस्टमर किसको नहीं चाहिए होता है। सो सामने वाला बोलेगा ठीक है। अब मैंने उसे 1 लाख रुपए का माल लिया, वैसे वो 10% कमाता है, यानी 10,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये 5,000 इसे खुशी से दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि कस्टमर बेच रहा है ना। अब ये अपना सीमेंट बेच रहा है, सीमेंट की बोरी 200 रुपये में लेकर 250 में बेच रहा है, वो उसका प्रॉफिट है। सामने जिसका आयरन का रिकमेंडेशन किया ना, उससे कमीशन भी ले रहा है, वो भी उसकी इनकम हुई। अब इसका अपोजिट सीन देखते हैं। एक पर्सन आयरन लेने गया और उसने कहा यार मुझे सीमेंट भी चाहिए, तो उसने इसका रिकमेंड कर दिया और बोल दिया कि अब ये जितना भी माल लेगा मेरा भी 5% कमीशन रहेगा। सो एक दूसरे को कमीशन देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक जीन्स मैन्युफैक्चर करने वाला है अहमदाबाद में, उसके पास सूरत से एक कस्टमर आता है जीन्स लेने के लिए। जीन्स लिए उसने 5 लाख रुपए का माल लिया। अब बोला मुझे टी शर्ट्स और शर्ट्स भी चाहिए। इसने कहा मैं तो सिर्फ जीन्स ही बेचता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड है टी शर्ट्स और शर्ट्स बेचता है, मैं उसके पास बेच देता हूँ। अब टी शर्ट शर्ट बेचने वाले ऑलरेडी 100 लोग हैं मार्केट में, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर मिस्टर ए या मिस्टर बी के पास बेचेगा और उसे फ़ोन कर देगा ये आ रहा है, नंबर दिया है तेरा, जितना भी माल ले मेरा कमीशन रखना। और इसका अपोजिट, जब उसके पास टी शर्ट्स और शर्ट्स परचेज करने वाला आएगा और जीन्स की डिमांड करेगा, वो इसके पास भेजेगा। सो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स में से कमाते हैं, साथ में दूसरों से कमीशन लेते हैं। सर ऐसा प्रोफेशन में भी होता है, कोई डॉक्टर है हो रिपोर्ट करवाने के लिए तो वो उसको वहाँ पे भेज देते हैं, और वो कोई टेस्ट लैब टेस्ट करवाने तो वहीं पे भेज देते हैं। देखो कुछ डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, ठीक है, हम नहीं बोल सकते क्योंकि इलीगल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो। ऐसे प्रोफेशन में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आपको रिपोर्ट करने के लिए भेज रहा है तो आपको वहाँ से ही करवा के आना है। या वो जो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है वो आपको उसके बाहर वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगा, या उसके अंदर भी एक मेडिकल स्टोर होगा वहाँ पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सो ये क्या करते हैं, अपना फ़ीस तो मिलता ही होगा और साथ में उसमें से प्रॉफिट कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, दैट्स इट। हाँ ठीक है, जो भी है वो उनका मैटर है। ओके, एनीवे समझ में आ गया। चलो अब इसके बैलेंसेस आप खुद निकालोगे। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा इसका टैली, उसका रीज़न बताऊँ मैं आपको। ट्रायल बैलेंस आपका तभी टैली होगा जब आप सारी एंट्रीज करोगे। फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेकर आया, बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पर कैपिटल तो आया ही नहीं, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस था। सो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बैलेंस निकालकर ये बता सकते हो कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। जैसे मैं कमीशन को क्लोज कर रहा हूँ, सो 1600 हुआ, यहाँ पर मैं 1600 लिखूँगा क्या, टू बैलेंस CD, और क्रेडिट साइड लिखूँगा यहाँ पर बाय बैलेंस BD। अब BD कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो हम बोल सकते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस होगा ही ना, इनकम्स तो ऑलवेज ही क्रेडिट होती हैं, यही आप सीख कर आए हो, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होते हैं तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे, सिर्फ बैलेंसेस लिख दोगे इसमें। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट टोटल लिख देंगे वहाँ पर, अलाउड लिख देते हैं। बताओ कितना है डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड 620 और रिसीव्ड
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अलाउड कितना है 620 डेबिट साइड लिखेंगे 400 और रिसीव्ड कितना है 400। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एज पर कैश फ्लो। हाँ, एज पर कैश फ्लो, वो आपको दिया हुआ है हमने, ठीक है, वो आप अकॉर्डिंगली लिख लेना। बना दिया है अपने डिस्काउंट अलाउ? यस यस। क्या लिखा है? गलत से आपको सभी डेटा नहीं, बराबर है। देखो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में यहाँ पर टू सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्काउंट किसको दिया होगा? डेटर्स को। अपने कस्टमर को ही देते हैं ना, किसी को रास्ते से पकड़कर डिस्काउंट तो नहीं देंगे ना, कस्टमर ही होगा। और हमें डिस्काउंट किसने दिया होगा? क्रेडिटर्स, हमारे सप्लायर्स ने। तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स या यहाँ पर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिखेंगे तो करेक्ट होगा। हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर आपने सारे जो क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं, हम दोनों में हमने डिस्काउंट ही लिखा है। अलाउड या रिसीव्ड तो लिखना है कि चलेगा? क्योंकि यहाँ पर अब कैश बुक में सिर्फ हम डिस्काउंट ही लिखते हैं, हाँ। अलाउड या रिसीव्ड नहीं। देखो, जो भी क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट साइड जो है वो आपकी इनकम है, और जो डेबिट है वो एक्सपेंसेस है। सो डिस्काउंट डेबिट में है, यहाँ पर कैश बुक में डेबिट है तो वो आपका एक्सपेंस है, और कैश बुक में क्रेडिट है तो वो आपकी इनकम है। दूसरा, रियल बिजनेस में क्या होता है, डिस्काउंट का एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो डेबिट साइड सब एक्सपेंस आ जाता है, क्रेडिट साइड इनकम आ जाती है। फाइनल पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा डिस्काउंट में पोजीशन क्या है, हमें मिला ज़्यादा या हमने दिया ज़्यादा। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और ये सम कंप्लीट हो गया।